हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपना चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 10वां चलने वाले हैं, ठीक है। और पीछे 9 सेट डाला जा चुका है, उसे जाइए और देखिए। और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और बिना देरी किए हुए हम लोग अपने अपने प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलिए, हाँ अब ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। मतलब 12 किलो का सामान उठाया और 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लिया, ठीक है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें, ठीक है। सामान पर किया गया कार्य हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को पहले पता लग रहा है कि यहाँ हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो एम बराबर हम लोग को दिया हुआ है, एच बराबर भी दिया हुआ है, और जी बराबर भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को फार्मूला पहले से ही पता है कि डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है क्या, एम जी एच। पता है, एम जी एच। इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 12 गुना 10 गुना, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई 1.5 मीटर। अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आता है 10। 10 से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो हम लोग गुना होगा, गुना करते हैं 15 से 12 में, तो 15 दूनी का 30, और 15 एक कम 15, 15 तीन 18, तो कितना हो जाएगा 180 जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। और सही से बना। अगर नहीं बना तो इसको 2-3 बार प्रयास कीजिए, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु पर 25 मीटर का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल के द्वारा किया गया कार्य निकालें। तो हम लोग को पहले ही क्या दिया हुआ है कि वस्तु पर 25 न्यूटन का बल, मतलब एफ बराबर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और 5 मीटर तक हटाया जाता है, मतलब ये डी बराबर मतलब विस्थापन भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, एफ गुना डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 25 से क्या करना है, 25 गुना 5, 25 पच्चे 125, क्या हो जाएगा जूल में। तो 125 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी आपको जूल देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही जूल में है, इसलिए एक पहले से भी आंसर मारा जा सकता था कि 125 जूल ही इसका आंसर होगा। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे दे लेकिन वो इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह करता है। मतलब क्या कार्य करता है, सकारात्मक नकारात्मक कर रहा है, क्या अधिक सकारात्मक कर रहा है, या कि बिल्कुल नहीं कर रहा है कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर देखिए क्या करा है, हम लोग फार्मूला से चलते हैं। तो वर्क बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि अगर दीवार को धक्का दे रहा है मतलब बल लगा रहा है, मतलब बल तो मेरा कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है कि विस्थापन करने में विफल रहा, मतलब विस्थापन नहीं हुआ, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर बल हमको कम कर रहा हो, जीरो से अगर गुना करेंगे तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल कार्य नहीं हुआ, मतलब कार्य हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसे उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यदि कोई, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो बल हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या है, 4 मीटर विस्थापन मतलब डी बराबर भी दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा। तो डी बराबर दिया हुआ है तो क्या होगा, वर्क बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो वर्क बराबर बार बार हम लोग बता रहे हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, तब 12 गुना 4, 12×4 = 48। तो क्या हो जाएगा, 48 जूल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 48 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो करा कि वह कौन जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्ति कर, तो ये क्या हो जाएगा, आगे कोष्ठित हम लोग बताते हैं। तो ये तो होगा प्रयुक्त बल, बल जरूरी है क्योंकि बल क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो बल हो गया, विस्थापन भी जरूरी है, लेकिन वस्तु का आरंभिक वेग से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। मतलब कार्य हुआ है ऐसा शर्त पूरा होना चाहिए, दो शर्त।
तो कौन कौन सा शर्त, जिसमें से एक शर्त यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो बल की आवश्यकता नहीं है, तो बल की आवश्यकता नहीं, क्यों कैसे नहीं होगा, कार्य करने के लिए बल जरूरी होता है। तो ये पहले वाला गलती हो जाएगा। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये सही है। क्या हो जाएगा, वस्तु को क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए, एक दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो विस्थापन जरूरी है, बल भी जरूरी है, और दोनों के बीच का कोण भी जरूरी है, लेकिन संवेग पर का कहना निर्भर नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि के अनुभव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पिंड पर कार्य करना है तो क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा वृद्धि के अनुभव होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। मतलब किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता और किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो क्या चीज निर्भर करती है, तो इसका आंसर देना है। तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन। तो आयतन से तो कोई लेने देना ही नहीं है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति या कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं अवस्था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं अवस्था जो है वो निर्भर कर उस ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, फार्मूला वर्क बराबर होता है बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा। कोस थीटा, तो यहाँ क्या कर रहा है कि क्या हो रहा है, कोण 90 डिग्री है, तो कोस 90 का मान क्या हो जाता है, कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस 90 का मान जीरो होता है। तो जीरो से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क भी हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क भी हमारा शून्य हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, ये हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH4 में 0.1 मोल कर रहा है। तो CH4 का अगर द्रव्यमान निकालते हैं, तो CH4, ठीक है, तो कार्बन कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो 6 दूना 12, मतलब लगभग दुगुना क्या होता है द्रव्यमान संख्या, तो 12 प्लस हाइड्रोजन जो हुआ 4 अणु दिया हुआ है, तो गुना में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, पूछ रहा है 0.1, तो 0.1 मोल में पूछ रहा है हम लोग को कितना, कि एक मोल में 16 हो जाएगा। एक मोल में कितना ग्राम है, तो 16 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग का क्या रहा है कि 0.1 मोल में कितना होगा, तो 16 गुना 0.1 बटे 10, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 16 से गुना करेंगे तो 1.6 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.6 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1.6 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं। तो पानी के एक मोल में कितना अणु होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पानी के एक मोल में कितना अणु होता है, तो ये सभी लोग को पता है कि 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु कितना होता है, 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु कितना होता है, 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु होता है। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या पूछ रही है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 2, परमाणु संख्या 4, तो द्रव्यमान हो जाएगा, सॉरी परमाणु संख्या 2, तो द्रव्यमान भी हो जाएगा 4 दुगुना। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो हमको क्या निकालना है कि हीलियम के एक मोल में 4 ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान हो गया कितना, 4 ग्राम। हीलियम के एक मोल में 4 ग्राम द्रव्यमान है, तो हमको 60 ग्राम के निकालना है। तो 60 ग्राम का क्या होगा, 60/4। ठीक है, 4 से भागा देंगे तो कितना होगा, 15 बार में 15 चौके 60, तो 15 मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ग्लूकोज का सूत्र किसको किसको याद है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12, सॉरी O6। ठीक है, तो कार्बन 6 दिया हुआ था, 6 गुना
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12, ठीक है, प्लस में। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 12 गुना, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 प्लस में। और ऑक्सीजन का परमाणु कितना दिया हुआ है, 6 गुना, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, कितना होता है, 16, तो 12 छक 72 प्लस में, 12 एकम 12 प्लस में, और 16 छक्के क्या होता है, 96, क्या होता है, 96। तब जोड़िए, 6 2 8 और 2 10 के जीरो, 9 1 10, 10 7 17 1 18, 180, क्या हो जाएगा, 180 ग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ 540 ग्राम में, तो मतलब एक मोल में, और ये कितना निकला था, एक मोल में निकला, ठीक है। तो हमको निकालना कितना है, 540 मोल में, 540 ग्राम में कितना मोल होगा, तो एक मोल में 180, तो 540 में 180 बटे 540 बटे 180, तो इसको कितना बार कट जाएगा, तो 18 54, तो 3 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा मोल, 3 मोल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, एवोगाड्रो संख्या एन का अर्थ क्या होता है, हमको एन का अर्थ समझना है, ठीक है। तो क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या नहीं, ये नहीं होगा, ये तो पहले गलत हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या तो कोई लेना देना नहीं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि एक किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की चलते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अवोगार्दो संख्या के समतुल्य है, अवोगार्दो संख्या के समतुल्य कौन सा है, तो हम लोग जानते थे 6.02 गुने 10 के पावर 23, तो इसमें कौन मिल रहा है, 6.02 गुने 10 के पावर 23, तो इसी में एक ही को है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 6.022214 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा, अगला प्रश्न करा कि CO2 में 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 88 ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात करना, तो CO2 का आगे परमाणु द्रव्यमान निकालिए आप, तो क्या कार्बन कितना हो जाएगा, 12 प्लस में ऑक्सीजन 2 है, तो 2 गुना 16, कितना हो जाएगा, तो 16 दोनों का 32, 12 प्लस 32, दोनों को जोड़ कर क्या हो जाएगा, 44, ठीक है। पूछ कितना रहा है, 88 ग्राम में, तो 88 बटे 44, एक मोल में कितना ग्राम होगा, एक मोल में 44 ग्राम, तो पूछ रहा है कि 88 ग्राम में कितना होगा, तो 44 दूना 88, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सॉरी 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, तो H2, यहाँ पूछ रहा है 1 ग्राम, ठीक है, एक अणु में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं मार दीजिएगा, यहाँ 1 ग्राम में पूछ रहा है, तो इसका आगे परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, तो 2 गुना परमाणु द्रव्यमान 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। अब पूछ रहा है कि 1 ग्राम, 1 ग्राम में मतलब 1 मोल में 2 ग्राम, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 0.5, और हम लोग एक मोल में कितना अणु होता है, तो एक मोल में होता है 6.02 गुना 10 के पावर 23, ठीक है। तो 0.5 में कितना होगा, तो गुना कर देंगे 0.5 से, तो गुना करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा, 3.01 गुने 10 के पावर 23, इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो निम्न में से किस सॉरी हाँ, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो चलिए प्रतीक याद रखिए, तो कार्बन का होता है सी, ठीक है, आयोडीन का होता है आई, फ्लोरीन एफ, और लोहा का होता है Fe, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो प्रतीक, प्रतीक में 2 क्या है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम की 1 या 2 अक्षर से ही किया जाएगा,
मतलब तत्व को पर पता लगाना है तो उसके दो अक्षर पढ़ लो और तत्व का नाम पता कर लो, ठीक है। जैसे मैं क्या हम लोग क्या कहते थे, हाइड्रोजन एच, हीलियम एच, लिथियम एल आई, ठीक है। एक या दो अक्षर पता लग रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा कहा गया था, तो ये क्या कहा गया था, बर्जीलियस के द्वारा। किसका किया गया था, तो 1811 में कहा गया था। कब, 1811 में, ठीक है। किसके द्वारा, तो बर्जीलियस के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से होना, यही चीज दो बार हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 22 नंबर के कह रहा है कि दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका क्या होगा, तो एक इसका में कहता है इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है इसका में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसी पता लग रहा है कि हाइड्रोजन को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलता है। तो क्या कर रहा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल वर्णक कोशिका में के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल जो है वर्णक, वो कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ये सभी को आंसर पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं कुछ पढ़ लेते हैं कि हरित लवक जो पौधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिका संरचना होते हैं, ठीक है। इनमें मौजूद पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। मतलब पर्णहरित की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, पेड़ पौधों में। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त इसमें जेंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाया जाता है। जो हरित लवक होता है उसमें क्लोरोफिल के अलावा जेंथोफिल और कैरोटीन वर्णक भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम अगले प्रश्न में, तो अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पौधा में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, लाइसोसोम या लवक। तो हमारा ऑप्शन ऐसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लवक हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लवक जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। लवक में उस सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिकाओं में हम अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पर पाएंगे। तो अवशिष्ट उत्पाद किसमें पाएंगे, एक नंबर पर, दो नंबर, तीन नंबर या चार नंबर। तो कहाँ हम लोग पाएंगे, तो ये होता है रसधानी, ठीक है। क्या होता है, रसधानी। तो रसधानी में ही अवशिष्ट पदार्थों का उत्पाद होता है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चार में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चार में क्या होगा, राजधानी पाया जाता है, इसी में अवशिष्ट पदार्थों का कौन होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं की संग्रह होता है। मतलब पूछ रहा है कि स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिका मतलब वसा जो होता है उसका संग्रह कहाँ होता है, हरित लवक में, वर्णी लवक में या वर्णी लवक या जीव द्रव में, कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, सो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवर्णी लवक, ठीक है। किसको, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा अवर्णी लवक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट एवं अवर्णी लवक। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, तो वायु तक, ठीक है, वायु तक कोशिकाएं में पाई जाती है। वायु तक कोशिका जो मतलब जिसमें वायु भरा हुआ रहता है वो उसमें पाया जाता है। वायु किसमें भरा होता है, तो जल वाले पौधे जो जितने होते हैं उसमें वायु पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जल वाला पौधा कौन होगा, तो जलकुंभी जो होगा वो जल वाला पौधा होगा, ठीक है। जलकुंभी जो हो गया वो जल वाला पौधा हो गया, ठीक है। इसमें ही पाया जाता है कौन से, तो वायुतक कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अच्छा कौन कौन होगा, तो वायुतक कोशिकाएं जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे पौधे जिसमें बड़े आकार के अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, मतलब जो गैप होता है उसमें अंतर कोशिकीय अवकाश मतलब उसमें गैप जो पाया जाता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तथा उसमें वायु भरी होती है, क्या होता है, जो जगह खाली होता है उसमें वायु भरा हुआ रहता है, जिसके कारण जो पौधा है वो हल्का बन जाता है और पानी के ऊपर सतह पर छलाने लगता है। जैसे सिंघाड़ा का पेड़ देखिए, जलकुंभी देखिए, उस पानी के सतह पर ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ रहता है इसलिए वो हल्का होता है। चलिए आगे कर चलते हैं। तो अगला पे से क्या करें, अगला बस फिर चित्र से है, ठीक है। चित्र में क्या करा कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है। मतलब जो चित्र दिखा रहा है, ये चित्र जो बना हुआ है ये किस कोशिका में पाया जाता है, कहाँ कौन से, सॉरी ये कोशिका जो है वो कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे के किस अंग में पाया जाता है वो पूछ रहा है। जड़ों तथा पुष्पों में, तनों तथा जड़ों में, पत्तियों तथा प्रारोहों में या पुष्पों तथा पत्तियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों तथा प्ररोह। पत्ती तो आप लोग को पता होगा कि पत्ते में पाया जाता है। प्ररोह किसे कहता है? जो बीज जो अंकुरित होता है, अंकुरन के बाद जो दो पत्ते के टाइप के जो निकलता है शुरू प्रारंभिक रूप में, उसी को प्ररोहण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, रंगहीन लावा क्या कहलाते हैं? ठीक है, रंगहीन लावा क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रंगीन लावा क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन जो लावक होता है वो कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रंगहीन लावा क्या कहलाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, रंगहीन लावा क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, रंगीन लावा जो होता है, वो पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, और चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थिर होता है? मतलब कह रहा है कि कुछ जो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तो इनका जो कोशिका होता है प्रकाश संश्लेषण वर्णक वाला, वो कहाँ होता है से पूछ रहा है। विशेष झिल्लियों में, हरित लावक में, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर वर्णन में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर बलन में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो अंतर बलन में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के कहाँ? तो अंतर बलन में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।